अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर अफशीन अकबर हियर। हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं अपने टॉपिक को। हम लास्ट टाइम पे जहाँ पे हमने टॉपिक अपना छोड़ा था विच वाज सेल स्वेलिंग, बात मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ चीज़ को कि जब भी क्रॉनिक हाइपोनेट्रीमिया होता है तो उसमें ब्रेन या बॉडी की जो दूसरे टिश्यूज होते हैं वो रिस्पॉन्स किस तरह से करते हैं कि वो इंट्रासेलुलर से क्या करते हैं कि सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम और ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स जो हैं वो सारे के सारे एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब उसके रिस्पॉन्स भी क्या होता है, ऑस्मोटिक फ्लो होता है वाटर का इनटू द सेल एंड स्वेलिंग ऑफ द टिश्यूज। हमेशा हाइपोनेट्रीमिया में याद रखिएगा कि इंट्रासेलुलर स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट्स फ्रॉम द सेल्स ड्यूरिंग स्लोली डेवलपिंग हाइपोनेट्रीमिया कैन मेक द ब्रेन वल्नरेबल टू इंजरी इफ द हाइपोनेट्रीमिया इज करेक्टेड टू रैपिडली। अब होता क्या है, क्योंकि हाइपोनेट्रीमिया था उस सब्जेक्ट को और उसकी वजह से हुआ क्या है कि इंट्रासेलुलर स्वेलिंग भी हो चुकी है, क्योंकि ऑस्मोटिक फ्लो ऑफ वाटर इनसाइड द सेल है और सेल से जो है कुछ सॉल्यूट्स एक्स्ट्रा सेलुलर में आ रहे हैं। अगर आप उस सब्जेक्ट को की हाइपोनेट्रीमिया को बहुत रैपिडली उसको अगर ट्रीट करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है आप हाइपोनेट्रीमिया को ट्रीट करने के लिए जो भी उस सब्जेक्ट को देंगे, आपने उसको जो सॉल्यूशन देना है उस सब्जेक्ट को वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देंगे आप लोग। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को जब भी हम किसी भी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, मतलब हम ज़ाहिर उसको हाइपोनेट्रीमिया में ही ट्रीट करेंगे, तो उसमें बड़ा स्लोली देना होता है। क्यों स्लोली दे रहे हैं हम? क्योंकि अगर आपने बहुत जल्दी बहुत सारा जो है वो सॉल्यूट्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में डाल दिया तो क्या हो जाएगा, इंट्रा सेलुलर जो सेल्स हैं वो क्या करेंगे, उनका सारा जो पानी है वो फिर ऑस्मोटिक फ्लो से एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में आ जाएगा और सेल जो इंट्रा सेलुलर सेल है उसकी इंजरी हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए जब भी इसके लिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जब भी ऐड किया जाता है वो बड़ा स्लोली इसको करेक्ट करना चाहिए। एंड दिस इंटरवेंशन असल में जो ब्रेन की जो क्वालिटी है कि अगर उसे आप उसने जो अपने जो सॉल्यूट्स हैं वो रिकैप्चर कर ले दोबारा, अगर वो स्लोली कर रहा है, लेकिन अगर आप उसको रैपिडली ऐड ऑन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रेन की क्वालिटी कि वो अपने फौरी तौर पर अपने सॉल्यूट्स को जो है वो रिकैप्चर करे और उसको दोबारा से जो है अपने इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर जो भी उसके सॉल्यूट्स की जो कंपोजिशन है उसको मेंटेन करे, वो सारी चीज़ ख़त्म हो जाएगी। असल में होता इसके अंदर ये भी है कि अगर तो हम उस सब्जेक्ट को करेक्ट कर रहे हैं, उसकी हाइपोनेट्रीमिया को करेक्ट कर रहे हैं, इम्बैलेंस को करेक्ट कर रहे हैं, तो अगर आप बहुत रैपिडली उसको देंगे, आप उसे क्या करेंगे, उसकी ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज कर देंगे। दैट कॉजेज शिफ्ट ऑफ वाटर आउट ऑफ द सेल एज अ रिस्पॉन्स टू करेक्ट द सॉल्यूट इम्बैलेंस। ये तो आपने एक्स्ट्रा सेलुलर में बहुत ज़्यादा सॉल्यूट्स डाल दिए, ठीक है। एंड दिस रिजल्ट्स श्रिंकेज ऑफ ग्लायल सेल्स, बेसिकली हम जो ब्रेन की बात करें, एंड कॉन्सिक्वेंटली दैट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर बेसिकली। अब आपने बहुत सारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट के अंदर क्या कर दिया है कि आपने उसमें सॉल्यूट्स डाल दिए, फौरी तौर पे वाटर जो है इंट्रासेलुलर से भागता हुआ आ गया है कि जी मैं अपना सॉल्यूट का इम्बैलेंस को करेक्ट करूँ। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्रेन की जो ग्लायल सेल्स हैं वो डिस्ट्रक्ट होना, वो श्रिंक होना शुरू हो जाएंगे, उसकी वजह से ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो भी डिस्टर्ब होगा। वो क्या करते हैं, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को, ज़ाहिर एक चीज़ जहाँ पे इंजरी हो रही है वहाँ पे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स आए वो सीएनएस के अंदर आना शुरू हो जाएंगे और फाइनली वो डैमेज करते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को और माइलिन शीट्स को। हम जो ये बात कर रहे हैं ना कि जी यहाँ पे ऑस्मोटिक इंजरी हो जाती है न्यूरॉन्स की, दैट इज एसोसिएटेड विद द डीमाइलिनेशन एंड लॉस ऑफ माइलिन शीट फ्रॉम नर्व्स। उसकी बैकग्राउंड यही है, आपने बहुत सारे सॉल्यूट्स डाल दिए, उसकी वजह से सेल के अंदर का पानी भी बाहर निकल आ गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, ऑस्मोटिक इंजरी होना शुरू हो गई। और उसमें हुआ क्या है, ग्लायल सेल्स डिस्टर्ब हुए। ग्लायल सेल्स ने क्या किया, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज किए। इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स ने फाइनली ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और माइलिन शीट को खराब कर दिया, उसको डिरेंज कर दिया, उसकी माइलिन शीट को डैमेज कर दिया। अब आप अगर चाहते हैं कि ऑस्मोटिक मीडिएटेड जो है वो डिमाइलिनेशन ऑफ न्यूरॉन्स को अवॉइड करें, तो आपने जो भी इसकी करेक्शन करनी है क्रॉनिक हाइपोनेट्रीमिया की, उसमें आपने जो फ्लूइड का जो बैलेंस देना है लेस देन 10 to 12 मिलीमोल पर लीटर इन 24 आवर्स एंड लेस देन 18 मिलीमोल्स इन 48 आवर्स। अगर आप इस रेशो के हिसाब से उसको करेक्शन करेंगे, क्योंकि जी हाइपोनेट्रीमिया भी तो क्रॉनिक है काफ़ी उसकी ज़्यादा, एंड दिस स्लो रेट ऑफ करेक्शन परमिट्स द ब्रेन टू रिकवर देयर लॉस सॉल्यूट्स, वो रिकवर कर लेगा उसको। लेकिन अगर आप उसको बहुत रैपिडली दे देंगे तो उसकी ये जो क्वालिटी है कि जो रिकवर करता है अपने लॉस सॉलिड्स को, वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। एंड दैट हैव अकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एडाप्टेशन ऑफ chronic hyponatremia.
सो जब भी हाइपोनेट्रीमिया को ट्रीट करना विद हाइपरटोनिक सॉल्यूशन करना है 10 to 12 मिलीमोल पर लीटर के हिसाब से देना है 24 घंटे में, या तो आप उसको बढ़ाएंगे तो 18 मिलीमोल पर लीटर इन 48 आवर्स। एंड ये जो स्लो करेक्शन है वो क्या करेगी, ब्रेन अपने रिकवर जो लॉस्ट ऑस्मोल्स है उसको रिकवर करेगी और इसी तरह से वो पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाएगा। यहाँ पे हमें ब्रेन की भी बात, एक डायग्राम नज़र आ रही है। हम देख रहे हैं कि नॉर्मोनेट्रीमिया में सोडियम क्लोराइड ऑर्गेनिक सॉल्यूट से सारा कुछ सेल के अंदर है मौजूद। फर्स्ट डायग्राम में हमें ऊपर जो नज़र आ रहा है वाटर भी मौजूद है। लेकिन जैसे एक्यूट हाइपोनेट्रीमिया हुआ है तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ से सोडियम पोटेशियम ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स है वो बाहर की तरफ जा रहे हैं और पानी अंदर की तरफ आ रहा है, पानी का रेशो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, क्रॉनिक हाइपोनेट्रीमिया में हम देख रहे हैं अगेन कि सोडियम भी कम जा रहा है, ज़ाहिर है सोडियम इनसाइड जो है वो कम होना शुरू हो गया और वाटर जो है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होना शुरू हो गई क्योंकि ऑस्मोटिक फ्लो ऑफ वाटर है टूवर्ड्स द सॉल्यूट। जब जहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा होगा वो वाटर ज़्यादा है, फाइनली होगा ये कि वहाँ पे वो ज़्यादा पानी की वजह से जो है वो सॉल्यूट्स की कंसनट्रेशन डाइल्यूट हो जाएगी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं हाइपरनेट्रीमिया की तरफ कि इसमें सेल श्रिंकेज कर जाता है। अगर हाइपरनेट्रीमिया जो है, इन हाइपरनेट्रीमिया severe symptoms usually occur only with a rapid and large increase in plasma sodium concentration above 158 or 160 millimoles per liter, right? अच्छा, हाइपरनाइट्रीमिया बेसिकली प्रोमोट करती है, जब भी सोडियम बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है वो इंटेंस थर्स्ट को प्रोमोट करती है और सब्जेक्ट जो है वो जाता है कि जी मुझे पानी लेना चाहिए, एंड दैट लीड्स टू इंटेंस थर्स्ट, दैट लीड्स टू स्टिमुलेशन ऑफ एडीएच कहाँ से रिलीज हो रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, एंड विच बोथ प्रोटेक्ट अगेन द लार्ज इंक्रीज इन प्लाज्मा एंड एक्स्ट्रासेलुलर सोडियम कंसंट्रेशन, राइट? अब किस वजह से ये हाइपरनेट्रीमिया हो रहा है, हम देख रहे हैं हाइपोथैलेमिक लीजन हो सकती है दैट इम्पेयर्स द सेंस ऑफ थर्स्ट, उनमें भी हो सकती है ये। अगर हम देख रहे हैं कि हाइपरनेट्रीमिया की तरफ आ रहा सब्जेक्ट, बहुत छोटे बच्चे जो वाटर की तरफ एक्सेस नहीं कर सकते, बहुत ओल्ड पेशेंट्स जो ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस की तरफ है, उनके अंदर भी पानी की बेसिकली हम देखते हैं कि वो उनके सेल्फ पानी की कमी होती है क्योंकि उनका मेंटल स्टेटस इस काबिल नहीं होता कि वो कहें कि जी हमें पानी चाहिए, तो पानी की कमी भी हो रही है उनके अंदर। और दूसरा हम देख रहे हैं हाइपरनेट्रीमिया भी हो रहा है। अब पेशेंट विद डायबिटीज इंसिपिडियस, उसमें भी हम देखते हैं डायबिटीज इंसिपिडियस के अंदर कि उन सब्जेक्ट्स को अगर डायबिटीज इंसिपिडियस सेंट्रल है दैट मीन्स इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस एडीएच, ठीक है। जब एडीएच नहीं होगा तो एंटी डायरेटिक है, लार्ज वॉल्यूम में वो डायलेटेड यूरिन प्रोड्यूस करेगा और हाइपरनेट्रीमिया कॉज होगा। अच्छा, हम देखें कि हम एडिमा किसको कहते हैं, डेफिनेशन क्या है उसकी, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एक्सेस फ्लूइड इन द बॉडी टिश्यूज और स्वेलिंग कॉज्ड बाय एक्सेस accumulation of fluid in the tissues which is may be generalized or localized। एडिमा जो है वो जनरलाइज भी हो सकता है और लोकलाइज भी हो सकता है। टाइप्स क्या है इस एडिमा की कि बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट बेसिकली इसके अंदर इन्वॉल्व है। एडिमा मे बी इंट्रासेलुलर एडिमा एंड मे बी एक्स्ट्रासेलुलर एडिमा। अब इंट्रासेलुलर एडिमा का मतलब ये कि एक्यूमुलेशन हो रही है फ्लूइड की इनसाइड द सेल। कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कि हम देखें कि इंट्रासेलुलर स्वेलिंग करवा रही है, हाइपोनेट्रीमिया कराती है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इस चीज़ पर। पुअर मेटाबॉलिज्म है, मेल न्यूट्रिशन है और इन्फ्लेम्ड टिश्यूज हैं, ये सारी कॉजेज हैं दैट लीड्स टू इंट्रासेलुलर एडिमा, ठीक है। हाइपोनेट्रीमिया को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी कि हाइपोनेट्रीमिया किस तरह से करती है एडिमा इंट्रासेलुलर, क्योंकि हाइपोनेट्रीमिया में होता क्या है कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट के अंदर सॉल्यूट्स की कमी हो जाती है जिसकी वजह से सेल के अंदर का जो पोर्शन है वो शो करता है कि जी उसके पास बहुत ज़्यादा सॉल्यूट्स हैं। सो एक्स्ट्रासेलुलर से भी पानी फ्लो करता है टुवर्ड्स इनसाइड और इनसाइड से कुछ सॉल्यूट्स कंपनसेशन के लिए एक्स्ट्रासेलुलर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। पूरे मेटाबॉलिक सिस्टम्स ऑफ द सेल, सेल जो है उसका मेटाबॉलिक सिस्टम ठीक ना हो, उसमें ये भी एक दूसरा भी पॉइंट ऐड हो जाता है साथ में इसके, लेक ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशन टू द सेल, इसका मेटाबॉलिज्म ठीक ना हो, उसकी न्यूट्रिशन ठीक ना हो। जब भी किसी टिश्यू को ब्लड फ्लो डिक्रीज दिया जाएगा, कम ब्लड फ्लो होगा, तो ज़्यादा ब्लड फ्लो का काम है कि वो डिलीवरी करे ऑक्सीजन की भी और न्यूट्रिशन की भी ना। जब भी ब्लड फ्लो डिक्रीज होगा तो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन बोथ आर डिक्रीज्ड। इफ द ब्लड फ्लो बिकम too low to maintain the normal tissue metabolism, the cell membrane ionic pumps becomes depressed.
अब देखिए ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज हो गया, ऑक्सीजन कम पहुंची, न्यूट्रिशंस कम पहुंची, और उसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि उसने उसके वो नॉर्मल जो उसका टिश्यू का मेटाबॉलिज्म था उसको मेंटेन नहीं कर पाया। तब सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो आयनिक्स जो पंप होते हैं, जैसे हम सोडियम के पंप की बात करते हैं, वो डिप्रेस हो जाते हैं। And the pumps become depressed. Sodium ions are normally leaked into interior of the cells, can no longer be pumped out of the cells. सोडियम तो अंदर तो आ गए थे, लेकिन उनका जो पंपिंग का जो एक्शन था कि सोडियम इनसाइड भी जा रहा है बाहर भी आ रहा है, वो ज़्यादा हो नहीं सका, and this leads to excess intracellular sodium, and that causes osmosis of water into the cell from extracellular to intracellular. ब्लड फ्लो डिक्रीज हो, ऑक्सीजन नहीं मिली, न्यूट्रिशन नहीं मिली, उसकी वजह से जो टिश्यू का नॉर्मल मेटाबॉलिज्म था वो डिस्टर्ब हुआ, सेल मेम्ब्रेन पे जो आयन पंप्स थे वो भी ख़राब हो गए, उसकी वजह से जो सोडियम नॉर्मली जो लीक कर रहा था इंटीरियर ऑफ सेल में, वो सेल से फिर दोबारा बाहर जा नहीं सका, जिसकी वजह से इंट्रासेलुलर हम देखेंगे सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई। और हमें पता है कि जहाँ भी सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो उसमें फ्लूइड जो है वो उस तरफ ऑस्मोसिस करके उसकी तरफ ट्रेवल करता है। और इस प्रोसेस की वजह से होता क्या है कि इंट्रासेलुलर जो वॉल्यूम है टिश्यू एरिया का वो ज़्यादा हो जाता है। इवन एन एंटायर इस्कीमिक लैग, फॉर एग्जांपल 2 to 3 टाइम्स नॉर्मल। अगर हम किसी इस्कीमिया की बात करते हैं कि एक सेल है, बॉडी का एक पार्ट है, लैग है, उसके अंदर इस्कीमिया हो गया, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म एंड द ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द टिश्यू, ठीक है। तो वो इस्कीमिक लैग में हो सकता है। अब उसकी वजह से होगा क्या कि इंट्रासेलुलर वॉल्यूम जो उस एरिया का ज़्यादा हो जाएगा। व्हेन सच एन इंक्रीज इन इंट्रासेलुलर वॉल्यूम occurs, इट इज़ यूजुअली अ प्रीलूड टू डेथ टू द टिश्यू। और अगर इस हद तक उसमें इंट्रासेलुलर वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा तो वो टिश्यू जो है वो डेथ की तरफ चला जाएगा। अच्छा, इसके अलावा इंट्रासेलुलर एडिमा जो इन्फ्लेम्ड टिश्यूज में भी आ जाता है। इन्फ्लेमेशन यूजुअली इंक्रीजेस द सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी बेसिकली, एंड वो अलाउ करती है सोडियम आयंस को डिफ्यूज करें इंटीरियर ऑफ द सेल, एंड सब्सिक्वेंटली हम बाद में देखते हैं कि वाटर भी ऑस्मोसिस करता है टू इनसाइड द सेल्स। हम आ जाते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा की तरफ, दैट कॉल्ड एज एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड आउटसाइड द सेल्स, ठीक है। इसकी बहुत सारी लंबी चौड़ी कॉजेज आ जाती हैं। एबनॉर्मल लीकेज ऑफ फ्लूइड फ्रॉम कैपिलरीज इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेसेस, ठीक है, कि भी कैपिलरी से एबनॉर्मली फ्लूइड जो है वो लीक कर रहा है इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर, या तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो इस काबिल नहीं है कि फ्लूइड को रिटेन करे, वापस रिटर्न करे इंटरसेक्शन से बैक इनटू द ब्लड या लिम्फ, ठीक है। और अगर वो नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, लिम्फ एडिमा कॉज करेगा वो। अगर किसी कैपिलरी की फिल्ट्रेशन बहुत एक्सेस है, एंड द मोस्ट कॉमन क्लिनिकल कॉज ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड एक्यूमुलेशन, तो वो भी एक्स्ट्रासेलुलर एडिमा कॉज करता है, ठीक है। एक्सेसिव कैपिलरी फ्लूइड फिल्ट्रेशन का मतलब कि बहुत सारा कैपिलरी से फ्लूइड जो है वो ट्रेवल करे टुवर्ड्स इंटरस्टिशियम। तो इंटरस्टिशियम, ये एक डायग्राम मैंने डाली है तो आपकी चैप्टर 16 सर्कुलेशन से कहीं, लेकिन यहाँ तो हमें थोड़े से ये प्रेशर्स नजर आ रहे हैं। कैपिलरी में हम देखेंगे दो तरह के प्रेशर्स हैं, एक कैपिलरी प्रेशर है जो कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, ठीक है, और उसके बाद कैपिलरी के अंदर ही जो पिंक हमें कैपिलरी नजर आ रही है, प्लाज्मा कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर भी है। बाहर की तरफ हम देखते हैं कि कुछ हमें और प्रेशर्स भी नजर आ रहे हैं, इंटरस्टिशियल प्रेशर्स हैं, दिस इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर, और दूसरा हमें प्रेशर नजर आ रहा है इसके अंदर कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इन प्रेशर्स को याद रखिएगा कि हम इन प्रेशर्स के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन भी करेंगे। ऐसी हैं, जैसे हम इन प्रेशर्स की बात कर रहे थे, दैट टेंड टू मूव द फ्लूइड आउटवर्ड, ठीक है। दैट मींस कैपिलरी प्रेशर, आर्टीरियल एंड ऑफ द जो कैपिलरी है उसमें। अब अगर नेगेटिव इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर है, जो कि हम बात करेंगे आगे भी इसको डिस्कस करेंगे, वो 3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, ठीक है। ये जो प्रेशर हम बात करें, कैपिलरी का प्रेशर है या इंटरस्टिशियल फ्री फ्लूइड प्रेशर है या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सारे कोशिश करेंगे कि फ्लूइड कैपिलरी से बाहर की तरफ मूव करे, ठीक है। कैपिलरी का अपना प्रेशर, ठीक है, आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरी का। इंटरस्टिशियम का अपना जो नेगेटिव प्रेशर है, फ्री फ्लूइड प्रेशर, वो, और इंटरस्टिशियम के अंदर जो कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है विच इज ड्यू टू प्रोटीन्स, वो, ये सारे कोशिश करेंगे कि फ्लूइड जो है वो आउटवर्ड मूव करे, ठीक है। ये 41 है टोटल, ठीक है। उसके बाद फोर्सेस हैं दैट टेंड टू मूव द फ्लूइड इनवर्ड। अब वो है प्लाज्मा का कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये कोशिश करता है कि पानी जो है या फ्लूइड जो है वो कैपिलरी के, वो 28 है। अगर हम सम करें इनको, आउटवर्ड फोर्सेस को, इनवर्ड फोर्सेस, जो हमारे पास जो नेट बचता है, ठीक है, आर्टीरियल एंड पे, वो उतना है
मीन फोर्सेस टेंड टू मूव द फ्लूइड आउटवर्ड, ठीक है। उसके बाद मीन फोर्सेस दैट टेंड टू फ्लूइड इनवर्ड, और उसके बाद जब हम इसकी सम करते हैं हम देखेंगे जो मीन फोर्सेस है, मीन कैपिलरी प्रेशर है, नेगेटिव इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर है, इसे हम लिमिटर ऑफ मर्क्यूरी में देख लीजिए, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है, वहाँ पे हमें था ये कि ये फोर्सेस थी, ठीक है। लेकिन ये मीन फोर्स की बात करें कि उनका जो मीन निकलता है वो 28 है, और जो फोर्सेस मूव करा रही है फ्लूइड को इनवर्ड वो 28 है। तो यहाँ पे जब हम इनका सम करते हैं तो नेट आउटवर्ड फोर्सेस जो है वो कितनी है, वो 0.3 है, ठीक है। नेट आउटवर्ड फोर्सेस यहाँ पे आर्टीरियल लाइन पे हमारे पास कितनी थी, 13, ठीक हो गया। इन फोर्सेस के सिर्फ नाम याद रखने की थोड़ी सी जरूरत थी, क्योंकि आगे हमारे पास जो हम डिस्कस करने वाले फैक्टर्स दैट कैन कॉज इंक्रीज कैपिलरी फिल्ट्रेशन, उसमें ये फोर्सेस के कुछ नाम हम डिस्कस। चलो, factors that can increase capillary filtration, कैपिलरी की फिल्ट्रेशन फैक्टर्स इंक्रीज कर रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, देन इनसाइड द कैपिलरी अगर फ्लूइड का प्रेशर ज्यादा है वो भी कैपिलरी फिल्ट्रेशन रेट प्रोटीन इसके अंदर एंड हो जाए अगर लिम्फेडिमा। अच्छा, फेलियर हो जाए तो उसकी वजह से इम्पेयर्ड एज एन रिजल्ट ऑफ ब्लॉकेज
और a loss of lymph vessels, right? अगर ये होता एडिमा जो है वो ग्रेटली इंक्रीज हो जाती है एंड मतलब इतनी ज्यादा हो जाती है because plasma proteins that leaks into the system have no other way to be removed. Size of plasma interstitial fluid और that draws evaluation ज्यादा हो जाएगी. अच्छा ये जो ब्लॉकेज हो रही है लिम्फ फ्लो की कैन बी स्पेशली सिवियर विद एन इन्फेक्शन ऑफ लिम्फ नोड्स. लिम्फ नोड में इन्फेक्शन हो जाए, एक फ्लैरिया है नेमाटोड जिसे हम बुचकेरिया बिनक्रॉफ्टी भी कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक एक थ्रेड लाइक वॉर्म है. ये एक एडल्ट वॉर्म ह्यूमन लिम्फ सिस्टम के अंदर जो रहता है ये स्प्रेड करता है पर्सन टू पर्सन बाय मॉस्किटोज बाइट. अगर किसी सब्जेक्ट को फ्लैरियल इन्फेक्शन हो जाता है दैट हैव इन सीवियर लिम्फेडिमा एंड एलिफेंटियासिस and even in mans can have a swelling of the scrotum that is called as hydrocele. ठीक है, lymphatic system में अगर obstruction हो जाए, हम बात कर रहे हैं लिम्फ एडिमा हो गई है, ठीक है, वो लिम्फ एडिमा स्क्रोटम में भी हो सकती है, किसी लैग्स में भी हो lymphatic obstruction where severe infection of the lymph lymphedema can also occur in a person who have certain type of cancers or after surgery in which the lymph vessels are removed or obstructed. कुछ ऐसे लोगों में भी ये हो सकता है जिनकी सर्जरी हुई है कैंसर की वजह से. एग्जाम्पल है इसमें आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा कट रही थी, म्यूट अनम्यूट हो गई थी, तो मैंने आपको मीटिंग का होस्ट बना दिया. अब आप मीनवाइल देखेंगे आपकी आवाज़ कहीं पे भी कट रही होगी, बच्चे आपको बताएंगे, आपको भी अपने आप को म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कैंसर्स की, तो उसमें है लार्ज नंबर की जो लिम्फ वेसल्स है वो रिमूव हो जाती है ड्यूरिंग रेडिकल मिस्टेक्टमी, राइट. अगर इम्पेयरिंग एंड रिमूवल उसकी वजह से हो क्या, रेडिकल मिस्टेक्टमी की किसी भी फीमेल की अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो उसमें जो ब्रेस्ट का पूरा एरिया जो वो रिमूव कर दिया जाता है. दैट मे लीड्स टू impairing and removal of fluids from the breast and arms areas and causing edema and swelling of tissue spaces. लेकिन होता क्या है कि ये जो हम इस लिम्फ एडिमा की बात करें जो कि आफ्टर कैंसर रिमूवल के अंदर प्रेशर एक्यूट एंड क्रॉनिक रीनल फेलियर के अंदर या किडनी फेलियर में एक्सेस हो जाए मिनरल. और वीनस प्रेशर हार्ट फेलियर में भी हो रही है, वीनस ऑब्स्ट्रक्शन में भी हो रही है. फेलियर काम ही ना करे इन केस ऑफ पैरालाइज से कोई बॉडी का हो क्या रहा है, बेसिकली वीनस प्रेशर ज्यादा हो रहा है और वीनस कंस्ट्रक्शन की वजह से एक्स्ट्रा सेलर एडिमा कॉज कर रहा है.
सो हम जो कॉजेस डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, उसमें इंक्रीज कैपिलरी प्रेशर था, जिसमें हमने देखा कि वो एक्सेसिव किडनी सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन हो रही है, हाई वीनस प्रेशर एंड वीनस कंस्ट्रक्शन हो रही है, डिक्रीज आर्टेरियल रेजिस्टेंस हो रहा है। एक डायग्राम है जिसमें मैं वेन्स, वेन्यूज पे कैपिलरी बेड्स नजर आ रहे हैं और सिमिलरली सिर्फ आर्टेरियल एंड पे आर्ट्रियोल्स एंड आर्टरीज नजर आ रही हैं। अच्छा, उसके अलावा एक्स्ट्रासेलुलर एडिमा की एक और कॉज है डिक्रीज इन प्लाज्मा प्रोटीन्स। अगर प्लाज्मा प्रोटीन्स डिक्रीज हो जाए, अगेन कैन कॉज एक्स्ट्रासेलुलर एडिमा। लॉस ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन, जैसे हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आगे इसको डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा किडनी में इसका लंबा चौड़ा सा टॉपिक है। लॉस ऑफ प्रोटीन्स फ्रॉम डिन्यूडेड स्किन एरिया, ठीक है, बर्न्स होते हैं, जैसे वूंड्स होते हैं, उसमें से प्रोटीन लॉस करें। एंड फेलियर टू प्रोड्यूस एंड प्रोटीन्स, मतलब प्रोटीन्स बने ही ना। लिवर डिजीज में, सिरोसिस ऑफ लिवर में, और सीरियस प्रोटीन और कैलोरिक मेलन्यूट्रिशन के अंदर, यहाँ पर भी प्लाज्मा प्रोटीन्स के डिक्रीज होने की वजह से एडिमा हो जाती है। जैसे सीरियस प्रोटीन एंड कैलोरिक मेलन्यूट्रिशन में हम इसमें देखेंगे, ये एक डिजीज है कौशक, और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये एब्डोमिनल एरिया पे जो है वो एडिमा हुआ है। अगर कैपिलरी की जो परमेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाए, कौन कौन सी कंडीशन में हो सकती है? इम्यून रिएक्शन में, दैट कॉजेज रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड अदर इम्यून प्रोडक्ट्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, विटामिन सी की डेफिशिएंसी में, अगर प्रोलॉन्ग इस्कीमिया हो, हम अभी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वो प्रोलॉन्ग इस्कीमिया के अंदर, बर्न्स में, या इन सारी कंडीशंस में कैपिलरी की परमेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, कैपिलरी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड जो है वो इंटरस्टिशियम में डाल रही है। लिम्फ रिटर्न ना हो, जैसे हम कैंसर्स में डिस्कस कर चुके हैं, इन्फेक्शंस में डिस्कस कर चुके हैं, फ्लैजियल नेमाटोड्स के अंदर, सर्जरी में जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, रेडिकल मेस्टेक्टमी हो जाए, ब्रेस्ट का रिमूवल कर दिया जाए, और कंजेनिटल एब्सेंस हो, एब्नॉर्मैलिटी, लिम्फ वेसल्स ही ठीक ना हो पैदाइशी तौर पे, इन सब में अगर लिम्फ रिटर्न वापस सर्कुलेशन में नहीं जा रहा, इट ऑल कैन कॉज एक्स्ट्रासेलुलर एडिमा। यहाँ पे हम एक डायग्राम देख रहे हैं, फिल्ट्रेशन में बेसिकली रीएब्जॉर्प्शन में भी जा रहा है कुछ फ्लूइड इन कैपिलरीज, और कुछ लिम्फ फ्लो में भी जा रहा है, तो ये सर्कुलेशन जो है वो नॉर्मल चल रही है। हार्ट फेलियर की वजह से भी एडिमा हो रहा है, फेलियर ऑफ हार्ट टू पंप द ब्लड, और इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली वीनस प्रेशर राइजेस हो रहा है एंड द कैपिलरी प्रेशर दैट कॉजेज इंक्रीज कैपिलरी फिल्ट्रेशन। वीनस प्रेशर ज़्यादा है, कैपिलरी का अपना प्रेशर ज़्यादा है, जिसकी वजह से कैपिलरी की फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। फॉल इन बीपी, ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग द हार्ट फेलियर, अब उसमें किस तरह से बीपी कैसे फॉल कर रहा है, जीएफआर ज़्यादा होगा, जाहिर है, ठीक है, सॉरी कम हो जाएगा, जीएफआर कम हो जाएगा, दैट कॉजेज डिक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर बाय द किडनीज। किसी भी सब्जेक्ट अगर जीएफआर कम है, फिल्टर कम कर रही है किडनी, तो वो सॉल्ट एंड वाटर तो एक्सक्रीट करना तो वो कम हो जाएगा। सिमिलरली जब सॉल्ट एंड वाटर एक्सक्रीट आउट नहीं होगा तो सोडियम और वाटर रिटेन हो जाएगा, एंड दैट लीड्स टू इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हुआ ब्लड के अंदर, फिर वो कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ज़्यादा हो जाएगा। ज़ाहिर है हम बात करें कि ब्लड के अंदर, कैपिलरीज के अंदर पानी और रिटेन हो रहा है, उसका प्रेशर और ज़्यादा हो जाएगा, दैट कॉजेज स्टिल मोर एडिमा, ठीक है। अब ब्लड फ्लो टूवर्ड्स द किडनी इज रिड्यूस इन पर्सन विद हार्ट फेलियर। एक सब्जेक्ट है हार्ट फेलियर में, हार्ट काम नहीं कर रहा, वो ब्लड पंप नहीं कर रहा, तो किडनी को वो फ्लूइड जो है, ब्लड फ्लो बहुत कम जाएगा। एंड रिड्यूस ब्लड फ्लो क्या है, वहाँ पे सिक्रीशन करवाता है रेनिन की, एक हार्मोन है, ठीक है, और रेनिन क्या करता है, वो फॉर्मेशन करता है एंजियोटेंसिन 2 की। अगर किसी सब्जेक्ट का हार्ट काम नहीं कर रहा, ठीक है, हार्ट फेलियर की तरफ है, तो जो किडनी की तरफ ब्लड फ्लो जाना था वो रिड्यूस हो जाएगा। जब किडनी को ब्लड फ्लो कम मिलता है तो वो फौरन अपनी कंपनसेशन में रेनिन एक हार्मोन है उसको रिलीज करता है। रेनिन क्या करता है, फौरन एंजियोटेंसिन 2 को बनाता है, एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एक्ट करता है, फिर जो एड्रिनल ग्लैंड्स पे वो एल्डोस्टेरोन को रिलीज कराता है, एंड बोथ ऑफ विच कॉजेस एडिशनल सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन बाय द किडनी। एक तो हार्ट फेलियर था, उसको लगा कि जी ब्लड फ्लो कम था, ब्लड प्रेशर कम है, तो उसको ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करना चाहिए था, जिसकी वजह से इसने रेनिन, एंजियोटेंसिन 2, एल्डोस्टेरोन ये सारा कुछ रिलीज किया, जिसकी वजह से किडनी ने और सॉल्ट एंड वाटर को रिटेन करना शुरू कर दिया। इन पर्सन विद अनट्रीटेड हार्ट फेलियर, की सब्जेक्ट हार्ट फेलियर में है, अनट्रीटेड उसको रहे, वो ट्रीटमेंट ना ले, all these factors acting together and that causes serious generalized extracellular edema.
अब हम डिस्कस करेंगे अगर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर है, ठीक है, बट विदाउट सिग्निफिकेंट फेलियर ऑफ द राइट साइड ऑफ द हार्ट। राइट साइड ऑफ हार्ट ठीक है, लेफ्ट साइड में थोड़ी सी खराबी है। अब लेफ्ट साइड अगर हार्ट फेलियर है तो वो लेफ्ट साइड क्या करेगा कि वो पल्मोनरी वेन से ब्लड को अपनी तरफ आने नहीं देगा, क्योंकि वो तो काम ही नहीं कर रहा इतना। द ब्लड इज पम्प्ड इनटू लंग्स नॉर्मली बाय द राइट साइड, तो राइट साइड से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी सर्कुलेशन में तो चला गया था, but cannot escape easily from the pulmonary veins to the left side of the heart because this part of heart is greatly weakened. राइट साइड ने तो सही काम किया अपना कि उसने ऑक्सीजनेटेड होने के लिए ब्लड को लंग्स में डाल दिया, लेकिन लंग्स से जब पल्मोनरी वेन से उसने वापस आना था लेफ्ट एट्रियम के अंदर, तो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट तो खराब है। तो उसकी वजह से हुआ क्या कि पल्मोनरी वैस्कुलर जो प्रेशर है वो ज्यादा हो जाएगा, पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, राइजेस फार अबव नॉर्मल, एंड दैट कॉजेस सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग पल्मोनरी एडिमा। देखिए हार्ट की दो साइड है, राइट भी है लेफ्ट भी है। लेफ्ट बहुत खराब हो चुका, बहुत वीक हो चुका, वो पंप नहीं कर रहा। राइट साइड अपना काम ठीक कर रहा था, बॉडी से जो भी ब्लड आया हेड से लोअर बॉडी से वो उसने सारा का सारा उसको भेज दिया पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर, और वहां से कि वो ऑक्सीजनेटेड होता हुआ लेफ्ट एट्रियम में आ जाए। लेकिन क्योंकि लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट खराब था, उसने वहां से ब्लड रिसीव ही नहीं किया, तो होगा क्या कि लंग्स के अंदर ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, दैट लीड्स टू पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। और अगर उसको भी ट्रीट ना किया गया तो सब्जेक्ट की विद इन फ्यू आवर्स डेथ हो सकती है। ये हम एक डायग्राम देख रहे हैं, एक एक्सरे है जिसमें हमें हाइलार कंजेशन नजर आ रही है, और ये पल्मोनरी एडिमा की। ये हम डिस्कस कर चुके हैं अभी, लो ब्लड सप्लाई टू द किडनी और पल्मोनरी एडिमा को। नेक्स्ट चलते हैं। एडिमा जो हो रही है ड्यू टू रीनल डिजीजेस, किडनी फेल टू एक्सक्रीट द इलेक्ट्रोलाइट्स, हम अभी ये डिस्कस कर चुके हैं। और फ्लूइड लीक्स फ्रॉम ब्लड इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेसेस, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा कॉज करते हैं। देखिए एडिमा हो रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर एडिमा की वजह से, इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो है एक्यूमुलेशन हो रही है फ्लूइड की एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में। इसका मतलब प्लाज्मा वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है, इंटरस्टिशियल वॉल्यूम ज्यादा हो रहा है। अब दैट लीड्स टू हाइपरटेंशन, वॉल्यूम जो ज्यादा हो गया। डिक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन्स वो भी कॉज कर रही हैं एडिमा, ठीक है। डिक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन्स लीड टू डिक्रीज इन कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखिए इंटरसेक्शन के अंदर अगर हम प्लाज्मा प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं, अगर वो डिक्रीज हो गई हैं, दैट लीड्स टू डिक्रीज कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर। कैपिलरी के अंदर जो सा प्रेशर कम हो गया है। Permeability of capillary increases resulting in increased capillary filtration. Capillary filtration increase होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। malnutrition मैंने डिस्कस किया था उसको, लिवर डिजीज में, सिरोसिस में, और निफ्रोटिक सिंड्रोम में भी यही हो रहा है, बर्न्स एंड इन्फ्लेमेशन में भी यही हो रहा है कि डिक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से एडिमा हो रहा है। अच्छा इसमें क्या हो रहा है, जो हम प्लाज्मा प्रोटीन की डिक्रीज प्लाज्मा प्रोटीन, इसमें हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है और सब्सटेंसेस, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा है अगर होगा तो ये काम करेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर कॉज बाय प्लाज्मा प्रोटीन, जिसे हम कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, दैट कॉज द ऑस्मोटिक प्रेशर होगा जो कि प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से है। वो क्या करेगा, जहाँ पर भी ये प्लाज्मा प्रोटीन जो है अगर ज्यादा होंगी तो वो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करेगा कि थ्रू ऑस्मोसिस, अगर ये प्लाज्मा में ज्यादा है तो क्या होगा कि इंटरस्टिशियम से फ्लूइड जो है वो ब्लड के अंदर चला जाएगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैपिलरीज के अंदर है, ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, थ्रू कैपिलरी पोर्स ये पानी को उस तरफ भेजना शुरू कर देगा। ये हमें देख नजर आ रहा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी है, कैपिलरी भी नजर आ रही है। हमें नजर आ रहा है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है अगर वो फोर्स करता है कि फ्लूइड जो है वो आ जाए इंटरस्टिशियम में, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो फोर्स करता है कि फ्लूइड जो है वो आ जाए कैपिलरीज के अंदर, क्योंकि ब्लड फ्लो जहाँ पे लिखा हुआ है, एरो में नजर आ रहा है, यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन ज्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, और वो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है कॉज कर रहा है मूवमेंट ऑफ फ्लूइड फ्रॉम इंटरस्टिशियम इनटू एन ब्लड और या प्लाज्मा। यहाँ पे हमें एडिमा नजर आ रहा है ड्यू टू लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, हम पहले डिस्कस कर चुके थे। अगर लिम्फेटिक फेलियर हो, ठीक है, अगर इस्कीमिया हो जाए किसी लिम्फ का, तो ये इस तरह से हो सकता है। कैंसर्स की वजह से सर्जिकल रिमूवल हो जाए। ये एलिफेंटियासिस है, सीवियर एडिमा ऑफ एलिफेंटियासिस, जिसे हमने डिस्कस किया था। फ्लैरियल नेमाटोड था जो कि एक थ्रेड लाइक वॉर्म था, एडल्ट वॉर्म, जो कि थ्रू मॉस्किटो बाइट पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर होता है।
एलिफेंट कैसे इसको इसीलिए कहा जाता है कि इसकी जो पिक्चर है वो बिल्कुल एलिफेंट लैग की तरह हो जाती है। सिमिलरली इस टांग के साथ आप साथ आगे देख रहे हैं कि स्क्रॉटल स्वेलिंग है बहुत ज़्यादा ह्यूज, जिसे हम हाइड्रोसेल भी कहते हैं। अच्छा, ये जो एडिमा हो रही है, बॉडी पहले खुद कोशिश करती है कि उसके अपने कुछ सेफ्टी फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो कोशिश करती है कि एडिमा कॉज ना करें। ठीक है, उसमें जो 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो है लो कंप्लायंस ऑफ इंटरस्टिशियल, when the interstitial fluid pressure is in the negative pressure range, ठीक है। और इसके अलावा अगर ब्लड लिम्फ फ्लो इंक्रीज हो जाए 10 to 50 टाइम्स, वो भी कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो हो, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेशन में फेंका जाए पानी ताकि एडिमा ना हो। ये सेफ्टी फैक्टर है एडिमा के लिए कि ये सेफ्टी फैक्टर्स हमारे पास होंगे बॉडी के अंदर नॉर्मली तो एडिमा नहीं होता। ठीक है, उसके अलावा वॉश डाउन इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रोटीन कंसंट्रेशन, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में जो प्रोटीन है वो वॉश डाउन होती जाए, जल्दी जल्दी वहां से खत्म होती जाए, रिड्यूसेस इंटरस्टिशियल फ्लूइड कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 3 सेफ्टी फैक्टर्स अगर बॉडी में नॉर्मली ठीक काम कर रहे हैं, that prevents edema। हम लो कंप्लायंस ऑफ इंटरस्टिशियल को डिस्कस करते हैं when the interstitial fluid pressure is a negative pressure range। ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है इन मोस्ट लूज सब कनेक्टिव टिश्यूज जो है कुटेनियस टिश्यूज हैं जो बॉडी के, वो स्लाइटली लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जिसे हम कहते हैं -3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। और अगर ये नेगेटिव प्रेशर रेंज में है, that causes suction, slight suction in the tissues that help to gather the tissues all together। होता क्या इसके अंदर कि अगर ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर जो है ये, या हम ये कहें कि इंटरस्टिशियम के अंदर जो लो कंप्लायंस है, अगर इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर जो नेगेटिव रहे तो ये क्या कोशिश करता है, इसकी कंप्लायंस लो होती है। अगर ये पॉजिटिव की तरफ चला गया तो क्या हो जाएगा, इसकी कंप्लायंस ज़्यादा हो जाएगी। कंप्लायंस ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा पानी को अपनी तरफ आने देगा, ज़्यादा ऑस्मोसिस ऑफ वाटर होगी टुवर्ड्स इंटरस्टिशियम। लेकिन अगर इंटरस्टिशियम नेगेटिव प्रेशर रेंज में रहा, इसकी कंप्लायंस लो रहेगी, ये ज़्यादा पानी को अपनी तरफ नहीं आने देगा। अब जो हम देखेंगे इंटरस्टिशियल, as long as interstitial fluid pressure in the negative range, small change in the interstitial fluid volume are associated with relatively large changes in interstitial fluid hydrostatic pressure। वॉल्यूम में इंटरस्टिशियल प्रेशर में ज़्यादा चेंज आना शुरू हो जाएगा। हम इसको कह सकते हैं कि नेगेटिव प्रेशर रेंज जो है द टिश्यू की है, दैट डिफाइंड एज चेंज इन वॉल्यूम पर mm ऑफ मर्करी चेंज इज लो। हम सिंपली इसको याद रखें, नेगेटिव रेंज में अगर रहा इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर तो कंप्लायंस इसकी लो रहेगी। इस डायग्राम में देखेंगे फ्री फ्लूइड हमें येलो पोर्शन में नजर आ रहा है, जेल फ्लूइड हमें पिंक पोर्शन में नजर आ रहा है। हम नीचे देखेंगे इंटरस्टिशियल फ्री फ्लूइड प्रेशर रखा हुआ है। ये जो लो कंप्लायंस है क्यों है कि जो ये जेल फ्लूइड है इसके अंदर, ये जेल फ्लूइड जो है ये प्रोटियोग्लाइकेंस की बने हुए हैं जो कि आपस में बिल्कुल जुड़े हुए हैं। प्रोटियोग्लाइकेंस ये मूव नहीं करते, ये जेल पोर्शन है, इसकी कंप्लायंस लो है। ठीक है, ये -3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक है। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम में थोड़ा सा भी चेंज आया, ठीक है, तो फौरी तौर पे यहाँ पर जो नीचे हम देख रहे हैं इंटरस्टिशियल फ्री फ्लूइड प्रेशर, उस पर चेंज आना शुरू हो जाएगा। होता क्या है कि इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड प्रेशर है वो अगर 0 तक पहुंच गया है तब भी ये लो कंप्लायंस में रहेगा, लेकिन ये अगर 0 से क्रॉस कर गया, ये पॉजिटिव रेंज में चला गया, तो ऊपर हमें जो येलो पोर्शन नजर आ रहा है ये हम देखेंगे कि ये इसकी कंप्लायंस ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम की। ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव रेंज में रहा, लो कंप्लायंस होगी और ये ज़्यादा अमाउंट या फ्लूइड को अपने पास एक्यूमुलेट नहीं होने देगा। लिम्फ फ्लो भी अगर ज़्यादा है वो भी एक सेफ्टी फैक्टर है अगेंस्ट द एडिमा। और लिम्फेटिक सिस्टम का जो बड़ा फंक्शन है इम्पॉर्टेंट, वो रिटर्न करता है फ्लूइड को टुवर्ड्स द सर्कुलेशन। ठीक है, उसमें फ्लूइड भी जा रहा है, उसमें जो प्रोटीन फिल्टर होकर आ रही हैं कैपिलरी से इनटू द इंटरस्टिशियम वो भी जा रही हैं। विदाउट दिस कंटिन्यूस रिटर्न of the filtered proteins and the fluid to the blood, the plasma volume would be rapidly depleted। अगर ये जो कैपिलरी से में आ रहा है, प्रोटीन्स आ रही है, ये रैपिडली वापस अपनी सर्कुलेशन में नहीं गया, वापस प्लाज्मा में ऐड ऑन नहीं हुआ, तो क्या हो जाएगा, प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाएगा एंड इंटरस्टिशियल एडिमा वुड अकर। ये बात हमेशा याद रखिएगा। लिम्फेटिक सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो मेजर काम है वो है ही यही कि जो भी कैपिलरीज से जो फ्लूइड फिल्टर होके आ रहा है इंटरस्टिशियम के अंदर और प्रोटीन
आ रही है उसको वापस सर्कुलेशन में डाल दे ताकि प्लाज्मा वॉल्यूम डिप्लीटेड ना हो, ख़त्म ना हो, कम ना हो। और अगर उसने नहीं फेंका ये काम पानी वापस लिम्फेटिक सिस्टम से सर्कुलेशन के अंदर, तो इंटरस्टिशियल एडिमा कॉज हो जाएगा। ठीक है, और ये लिम्फेटिक जो है ना वो बेसिकली एक्ट करिए एज ए सेफ्टी फैक्टर्स अगेंस्ट एडिमा, बिकॉज लिम्फ फ्लो जो है वो क्या इंक्रीज हो सकता है, लिम्फ फ्लो 10 से 50 फोल्ड व्हेन द फ्लूइड बिगिंस टू एक्यूमुलेट इन द टिश्यू। जब वो टिश्यू में इंक्रीज होना शुरू, जमा होना शुरू हो जाएगी, तो ये अपना फ्लो इंक्रीज रैपिडली भाग भाग के ये काम करती है, वो 10 गुना से 50 गुना का काम ज्यादा हो जाता है। ठीक है, एंड दिस इंक्रीज लिम्फ flow allow the lymphatics to carry away large amount of fluid and proteins in response to increased capillary filtration. लिम्फेटिक एज ए सेफ्टी फैक्टर्स कैसे काम कर रही है कि जैसे ही कैपिलरी से जो फ्लूइड फिल्टर होके आ रहा है, ठीक है, उसने अपना काम 10 से 50 गुना और बढ़ा दिया। जितना पानी आ रहा था, जितना ज्यादा फिल्ट्रेशन, सारे पानी को, सारे प्रोटीन को उठा उठा के वो डाल रही थी वापस सर्कुलेशन में, एंड इट प्रिवेंट्स द इंटरस्टिशियल प्रेशर फ्रॉम राइजिंग इनटू अ पॉजिटिव रेंज। ये कोशिश करिए कि ये पॉजिटिव रेंज की तरफ ना जाए। अब ये जो इंक्रीज लिम्फ फ्लो है उसका जो सेफ्टी फैक्टर है कॉज बाय इंक्रीज लिम्फ फ्लो, वो कैलकुलेट जब किया जाता है तो वो 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक बनता है। आप याद करें, हम रिकॉल करते हैं लो कंप्लाइंस में, लो कंप्लाइंस के अंदर नेगेटिव रेंज जो है हमने डिस्कस किया था, इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर, उसकी जो नेगेटिव रेंज -3 है। ठीक है, 0 को क्रॉस किया तो पानी जमा होना शुरू हो जाएगा इंटरस्टिशियम के अंदर। ठीक है, तो इसका जो रिलेशन है जो हम बात कर रहे हैं ये है -3 मिलीमीटर ऑफ मर्करी लो कंप्लायंस का। ठीक है, और लिम्फ फ्लो अगर इंक्रीज कर रहा है, इसकी कैलकुलेशन में इसका जो एक सेफ्टी फैक्टर है वो कैलकुलेट करते तो 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक इसका प्रेशर जाता है, जिसमें ये कोशिश करती है लिम्फेटिक्स के में ज़्यादा से ज़्यादा काम करके जितना कैपिलरी फिल्टर किया, फ्लूइड भी, प्रोटीन्स भी, वो सारा मैं लिम्फेटिक्स में वापस डाल दूँ ताकि वहाँ पे प्लाज्मा वॉल्यूम डिप्लीट ना हो, इंटरस्टिशियल एडिमा ना हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वॉश डाउन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रोटीन एज अ सेफ्टी फैक्टर्स अगेंस्ट एडिमा। ये थर्ड हमारा पॉइंट है। इस थर्ड पॉइंट को फिर हम कल डिस्कस करेंगे, हमारा टाइम खत्म हो गया है। अगर किसी कोई बात ना समझ आई हो तो स्टिल मुझे अभी भी बता दें, हम उसको कल दोबारा रिपीट करेंगे। एनीवन क्लास सेकेंड ईयर? अच्छा जी, इस ग्राफ नजर आ रहा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम हमें नजर आ रहा है 0, 4, 8, 12 आ रहा है। उसके बाद हम देख रहे हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम। इंटरस्टिशियल फ्लूइड वॉल्यूम कितना होता है? 11 लीटर्स होता है, अगर हम रिकॉल करें पहले लेक्चर से। इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर है, इसके अंदर प्रेशर है वो होता है, हमें नजर आ रहा है। ये सेफ्टी फैक्टर्स के हिसाब से ये अगर माइनस रहा, जो कि नॉर्मल है, ऊपर हमें नॉर्मल का भी पॉइंट नजर आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसकी लो कंप्लायंस होगी जेल फ्लूइड की वजह से, क्योंकि हम देखेंगे इंटरस्टिशियम के अंदर। हाँ, अच्छा जी, मैं फिर आपको ये कल डिस्कस करूंगी, आपके नेक्स्ट लेक्चर का टाइम हो गया। ठीक है, ये मैं कल फिर दोबारा स्टार्ट करूंगी।